हम लोग पढ़ रहे थे कि विधि शास्त्र को अल्पियन ने डाइजेस्ट नामक पुस्तक लिखी है। इस पे अल्पियन साहब अपने भाई साहब हैं, इन्होंने जो है वैज्ञानिक हैं, वरना आप लोग समझ जाओगे भाई साहब ही है। तो ये जो है अल्पियन साहब विधि शास्त्री है, ठीक है। इन्होंने डाइजेस्ट नाम की पुस्तक लिखी है और उसमें इन्होंने ये लिख डाला कि जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र उचित है और अनुचित है। क्या लिख दिया इन्होंने? डाइजेस्ट नाम की बुक में लिखा हुआ है कि विधि शास्त्र उचित भी है और अनुचित भी है। अब देखिए कितना ज़्यादा, मतलब बिना सर्टिफाइड आदमी, मतलब बिना खुद को सर्टिफाइड नहीं कर पाया कि ये विधि शास्त्र क्या है, खुद नहीं बता पाया, मतलब अपने दिमाग में उसने ये खुद निर्णय नहीं ले पाया कि विधि शास्त्र आखिर उचित भी है कि अनुचित भी है। तो वो दोनों चीज़ों पे गायब हो गया। उसने कहा कि साहब उचित है और अनुचित है, अब बता दो तुम। तो गंभीर बात, मैंने उसको जब मालूम खुद नहीं था तो फिर उसने डाइजेस्ट नाम की पुस्तक कैसे लिख डाली। जब आदमी को कहीं ना कहीं, देखिए सांस लेना अलग विषय है, लेकिन लंबी हवा ले बैठा हुआ, ठीक है। तो अपने अल्पियन भाई साहब उचित भी बताते हैं और अनुचित भी बताते हैं। अब लेकिन इसके अलग अलग कारण है, ऐसी बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने ऐसे लिखा हुआ होगा वो हम लोगों से तो कहीं ज़्यादा योग्य होगा ही होगा। तो इतना समझ लीजिएगा कि उचित उसने क्यों लिखा है। कि उचित उसने लिखा हुआ है कि विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र, ठीक है, प्लस नीति शास्त्र और दूसरा दार्शनिक शास्त्र, इन सभी चीजों का ना समर्थन करता है। क्या कौन करता है? विधि शास्त्र। और ये कौन बता रहा है? ये अल्पियन बता रहे हैं अपनी डाइजेस्ट नामक पुस्तक में कि विधि शास्त्र उचित भी है और अनुचित भी है। उचित इन कारणों से है कि कोई भी धर्मशास्त्र है उसका भी जूरिस्प्रूडेंस जो है यानी विधि शास्त्र वो समर्थन करता है। क्यों करता है? देखिए कोई भी धर्म होगा आपका, लेकिन धर्म में कभी ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी, ना वो बताई गई होंगी कि आपको किसी की भी हत्या कर देनी है, कहीं भी चोरी कर लेनी है, डाका डाल लेना है। तो समर्थन करता है विधि शास्त्र। किस चीज़ का करता है? धर्म का। किसी भी नीति का भी समर्थन करता है। जैसे जहाँ तक जितनी प्रचलित नीतियाँ हैं, जैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, तो इन चीज़ों में भी विधि शास्त्र ने इनका समर्थन किया है या नहीं किया है? क्योंकि कोई भी नीति ये नहीं कहती है जाके शराब पियो और जाके रोड पे घूमते रहो, आप लेट जाओ, ऊपर से गाड़ी आए आपको चढ़ा दे। इन गलत कामों को जितनों को भी है उन सबका विरोधी किया है। नीतियों ने भी विरोध किया है, धर्म ने भी विरोध किया है, दार्शनिक लोगों ने भी विरोध किया है। तो इन सबका जो है समर्थन करती है कौन? विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस। इस हिसाब से ये उचित है। ये कौन कह रहे हैं? अल्पियन। किसमें कह रहे हैं? डाइजेस्ट नामक पुस्तक में। ओके, अच्छा दूसरी बात, अब एक दार्शनिक का भी हम बता देते हैं। दार्शनिक हुए एक सिसरो। कौन से दार्शनिक हुए? सिसरो। इन्होंने क्या कह दिया कि विधि शास्त्र जो है, विधि शास्त्र, ठीक है, विधि शास्त्र जो है वो दार्शनिक ज्ञान का पक्ष है। मतलब ये क्या चक्कर है? ये सिसरो ने कहा है। सिसरो कौन सी? सिसरो से एक दार्शनिक और थे दार्शनिक। सिसरो एक दार्शनिक का नाम है। तो सिसरो ने दार्शनिक है जी, और उन्होंने बताया है कि जो ज्ञान मतलब विधि शास्त्र जो है वो दार्शनिक ज्ञान का पक्ष है। अब इसमें सीधी सी बात है, ये दार्शनिक थे, इन्होंने दार्शनिक ज्ञान का पक्ष बता दिया। यदि इसमें कोई धर्मशास्त्री होता वो कह देता कि धर्मशास्त्र के ज्ञान का पक्ष है, धर्मशास्त्र के ज्ञान का पक्ष है। कोई जो है इसमें नीति शास्त्री होता, जैसे विदुर नीति साहब विदुर जी होते या चाणक्य जी होते, तो उन्होंने वो सही सीधे कह देते कि विधि शास्त्र जो है ना वो आपके नीति शास्त्र के ज्ञान का पक्ष करता है। मतलब अपना अपना जो है बता देते वो। लेकिन सिसरो ने, चूंकि वो एक दार्शनिक थे, तो उन्होंने ये बता दिया कि विधि शास्त्र दार्शनिक ज्ञान का, ठीक है ना, क्या है, पक्ष करता है। वो तो करते ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आपको बस याद रखना कि विधि शास्त्र जो है सिसरो कहते हैं कि दार्शनिक ज्ञान का। और सीधी सी बात है कि कोई भी इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक
कोई भी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि विधि शास्त्र आ गया हमारा दार्शनिक जो है सिस्टम था वो फेल हो गया, धर्म फेल हो गया या नीतियाँ फेल हो गई, ऐसा नहीं है। सभी को जो है साथ में लेकर के ही विधि शास्त्र बनाया गया और मानव कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया, ताकि लोग जो है एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं उनको बाधा पैदा ना कर दें, जिससे उनकी स्वतंत्रता जो है खराब हो। ठीक है, अब हम एक भाई साहब और आ गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिरपरिचित अंदाज में माने जाते हैं यहाँ पे विधि शास्त्र में, और जिनको कोई अगर ना पढ़े, विधि शास्त्र पढ़ रहा हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। वो भाई साहब का नाम आपने सुना होगा, अभी हम अल्पियन को पढ़ रहे थे, जिन्होंने बताया कि उचित अनुचित विज्ञान है। किसने बताया? डाइजेस्ट नामक पुस्तक में। और उन्होंने ये बताया कि उचित इसलिए है क्योंकि धर्मशास्त्र का भी पक्ष करता है विधि शास्त्र, नीति शास्त्र का भी पक्ष करता है, और तीसरा दार्शनिक शास्त्र का भी पक्ष करता है। सिसरो साहब ने क्या बताया हमें? सिसरो ने कहा है कि विधि शास्त्र जो है दार्शनिक ज्ञान का पक्ष करता है, करते ही है वो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, या दार्शनिक ज्ञान है। ठीक है, कोई धर्मशास्त्री होता है तो धर्मशास्त्री ये बता देता है कि विधि शास्त्र धर्मशास्त्र का जो है पक्ष करता है, ज्ञान के पक्ष करता है। और कोई नीति शास्त्री होता है तो वो साफ ये बता देता है कि विधि शास्त्र जो है ना वो नीति शास्त्र के ज्ञान का पक्ष करता है। ठीक है, तो ये हमने चीज़ों को पढ़ लिया। अब एक बहुत बड़ी वाले भाई साहब आए हैं विधि शास्त्री, जिनका नाम है सामंत। क्या नाम है इनका? सामंत। अब सामंत देख लेते हैं क्या कहते हैं इसमें। सामंत कहते हैं कि विधि शास्त्र की व्याख्या दो अर्थों में की है इन्होंने, और इसका विदित जो अर्थ है वो विधि शास्त्र में उनका नागरिक विधि के विज्ञान से है। किससे? साइंस ऑफ सिविल लॉ। किसमें है? साइंस ऑफ सिविल लॉ, नागरिक विधि का विज्ञान। ठीक है, अब नागरिक विधि का इन्होंने विज्ञान क्यों कह दिया? मैंने बताया था, बहुत खतरनाक भाई साहब सामंत साहब। अगर जैसे हमें ये पता करना हो ना कि भाई इनका अलग अलग मत क्यों हो रहा है, सामंत कुछ अलग कर रहे हैं, अभी एल्पियन को आपने पढ़ा, एल्पियन कुछ अलग कर रहे हैं, सिसरो जो है वो दार्शनिक हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वैसे उतना ही कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो दार्शनिक शास्त्र के ज्ञान का पक्ष करता है। अब आप दार्शनिक थे तो आपने ये कह दिया, कोई धर्मशास्त्री होते तो कह देता कि धर्मशास्त्र के ज्ञान का परिचय जो है पक्ष करता है। लेकिन अब सामंत जो है इन्होंने उलझा दिया, इन्होंने कहा है साइंस ऑफ सिविल लॉ। इतना भी नहीं उलझा दिया, सिंपल भाषा है, समझने की लिए है कि इन्होंने कहा कि क्यों कहा है इसमें, उन्होंने कहा है कि हम विज्ञान शब्द का अर्थ उसके विस्तृत क्षेत्र में इस प्रकार से लें कि विज्ञान भौतिक जिज्ञासा को शांत करने वाला विषय का क्रम विज्ञान है। भौतिक जिज्ञासा को, कौन सी? भौतिक जिज्ञासा तो शांत करने वाला, क्या शांत करने वाला विषय। किसे कहा? विज्ञान को। किसे कहा है? विज्ञान को। अभी समझना है, सामंत बोल रहे हैं कि साइंस ऑफ सिविल लॉ की मतलब इसे हम कह सकते हैं कि साइंस ऑफ सिविल लॉ है, लेकिन क्योंकि अब साइंस का शब्द आया है इसमें विज्ञान का, तो हम विज्ञान को कैसे कहते हैं? विज्ञान तो भौतिक जिज्ञासा को शांत कर देता है, एक ऐसा विषय है जो भौतिक जिज्ञासा को शांत कर सकता है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस किसको कर रही है? जूरिस्प्रूडेंस, अब यहीं पे बात आ रही है, जूरिस्प्रूडेंस किसको शांत करेगी भाई? सिंपल है, यदि जूरिस्प्रूडेंस हमारा, इतना तो दिमाग में आपकी खुद के आ रहा होगा, आपका IQ लेवल में समझ रहा हूँ कि भाई विज्ञान जो है वो भौतिक जिज्ञासा को शांत कर देती है। भौतिक जिज्ञासाएं क्या है? भौतिक जिज्ञासाएं अभी ये बताइए कि ये ग्रेविटी का ही फॉर्मूला ले लें दोबारा हम। भौतिक माने कि हमारे सब समाज में, जीवन में, और अपनी धरती पे हमारे मृत्यु लोक काल में, या जो धरती पे जो जीवन है इसमें जो भी घटित घटनाएं हैं, ठीक है, ये भौतिकवादी जो दुनिया है इसमें जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, जैसे पेड़ से सेब क्यों गिर रहा है, भौतिकवादी बात है।
तो उस जिज्ञासा को शांत किसने किया? विज्ञान ने। विज्ञान ने बताया कि चूंकि ग्रेविटी का मामला है, गुरुत्वाकर्षण का, शांत हो गया जब हमारी जिज्ञासा शांत हो गई। ठीक है, भौतिक जिज्ञासा को शांत करने वाली चीज का नाम क्या है? विज्ञान। ठीक है, जैसे और भी कई चीजें उन्होंने बताई हैं। अभी ये ग्रेविटी का हो गया। सेकंड, अभी पेड़ों का हरा जीवन कैसे मिलता है, क्यों जरूरी है, पेड़ों में क्या है, फिर वही बताया गया। पेड़ों में भी है ना जान होती है। और भी वैज्ञानिक हुए जो विज्ञान के मार्फत उन्होंने बताया कि देखिए सौरमंडल के बारे में बताया, जैसे कि भाई धरती जो है वो क्यों दिन और रात क्यों हो जाता है, मतलब ये भी जिज्ञासा थी। क्या थी ये जिज्ञासा थी, ये वाली जिज्ञासा थी कि दिन और रात क्यों हो जाती है। तो बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, भौतिकवादी बात थी कि भाई पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। इस लिहाज से जब सूर्य इस दिशा में आता है तो यहाँ रात हो जाती है, और पृथ्वी की जब इस दिशा में आता है तो यहाँ रात हो जाती है, जबकि एक साइड जो है दिन बना रहता है। ठीक है, तो इसको जिज्ञासा को शांत किसने किया? विज्ञान ने। लेकिन अब जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र, लॉ किस चीज को शांत कर रहा है? लॉ आप बस इतना ही समझ लीजिए, जो पिछला मैंने बताया था, पिछली वाली बात यही है कि यदि कंट्रोल नहीं किया गया उच्छल समाज को, ठीक है, तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि फिर आप ये तो करता है क्या, जिज्ञासाओं को शांत, और ये जो है समाज में जैसे एक मतलब झील के कह लें हम, या तालाब का कह लें, तालाब का जो पानी है वो एकदम से शांत रहता है, लेकिन घरघराटा नहीं है। वो घर अगर जो है शुरू हो गई तो समाज में हो जाएगी। तो अभी हम इस चीज़ की थ्योरी को पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या कहती है कि हमने सामान्य विधि शास्त्र को नागरिक विधि का प्राथमिक सिद्धांतों को विज्ञान माना है। ठीक है, अच्छा, उनका इससे आशा है कि विधि के उन मूलभूत सिद्धांतों से है जो विभिन्न देशों के नागरिक विधियों के स्तंभ पर आधारित होते हैं। इस प्रकार सामान्य ने यह भी स्पष्ट मत दिया है कि विधि शास्त्र में विधि का विशेष अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन विधियों के आधारभूत सिद्धांतों एवं कार्यकारक विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये सिंपली उन्होंने खास कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई विधि शास्त्र में विधि के बारे में बताया गया है कि विधि को हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। इसमें खास कुछ अध्ययन विधि नियमों का नहीं है, क्योंकि अलग अलग देश हैं, अलग अलग नियम बनाए गए होंगे वहाँ की संप्रभु शक्तियों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, और जो भी वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट रही हैं। अब मान के चलिए अपन इंडिया में है, तो इंडिया में तो हमारे यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट बनाएगी तो सीधे लोकसभा में बिल पारित कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब वो पूरे इंडिया पे लागू हो जाएगा। जैसे अभी बिल पास हुआ था आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई। और अब मान के चलिए अब यूपी में कोई कानून बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट है जैसे, तो वो खाली यूपी में ही काम करती है, एमपी में तो काम करेगी नहीं, वहाँ का अलग है गिरोहबंद अधिनियम। वो इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बनाया। लेकिन यही कानून इंडिया लेवल पर बना दिया जाता तो पूरी इंडिया को फॉलो करना होता। ठीक है, अब मान के चलिए सिगरेट इंडिया में बेचना पीना अपराध नहीं है, लेकिन कई देश हैं ऐसे जहाँ पे सिगरेट की जो है स्मगलिंग होती है। इसलिए होती है स्मगलिंग क्योंकि वहाँ पे अपराध मानते हैं सिगरेट पीना। ठीक है, तो वो वहाँ के कानून के मुताबिक सही है। विधि शास्त्र में ऐसा नहीं कि अब हर एक चीज़ को विशेष तरीके से बताया जाए कि इस देश के लिए ये होगा, इस देश के लिए ये होगा, अमेरिका में सिगरेट के लिए ये नियम है, इंडिया में ये नियम है। इस प्रकार से विस्तृत वर्णन नहीं है, बस बताया ये गया है कि मानव समाज के लिए लोगों का भला कैसे हो, इसके लिए कम से कम उन्हें एक बंदिश में, ठीक है, ताकि वो मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी ना हो पाए कि मालूम चले कि वो दूसरी की स्वतंत्रता हनन कर दें। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अभी पढ़ रहे हैं कि दूसरी की स्वतंत्रता को भी थोड़ा ध्यान रखना है। इस लिहाज से चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सामंत ने इस चीज़ को बताया। अब एक दूसरे भाई साहब आ गए हैं और उनका नाम है भाई हॉलैंड। ठीक है, जो आपने आजकल ट्रैक्टर भी देखे होंगे इस नाम के, न्यू हॉलैंड, है ना, तो बस यही मिलेगा आपको। तो सामंत ने क्या बताया जी,
साइंस ऑफ सिविल लॉ। सामेंटर बताया। अब इसकी अब दूसरे बड़े भैया हैं हॉलैंड, इनके बड़े भैया नहीं है, हम सब के, ठीक है। क्या नाम है उनका? हॉलैंड। अब हॉलैंड आ चुके हैं। अब ये भी कुछ बताएंगे कि विधि शास्त्र ये है वो है वो है। अब हम पता करना होगा कि क्या है। तो जूरिस्प्रूडेंस का हमें टोटली ये मीन्स निकालना है कि हमें जूरिस्प्रूडेंस का आखिर में मतलब क्या, उसकी उचित अनुचित व्यवस्था जैसे बताएंगे। एल्पियन ने डाइजेस्ट में बताया हुआ है कि डाइजेस्ट में एल्पियन ने बताया कि उचित और अनुचित हमने उसको क्यों कहा, क्योंकि धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और दार्शनिक शास्त्र में उसका समर्थन मिला हुआ है, इसलिए वो उचित है। और अन्य चीज़ों में अनुचित यह है कि चूँकि अगर हम देख लें कि कई मामलों को चूँकि कोर्ट के निर्णय से देखा जाता है, ठीक है, कोर्ट ने ये किया, फिर उसमें एक समाज में थोड़ा सा भयावह दृष्टिकोण से लोग देखते हैं कि भाई ओहो इतना बड़ा कोर्ट ने निर्णय दे दिया और ऐसा मामला था, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था या कुछ भी। तो अनुचित इस हिसाब से क्योंकि दंड की प्रक्रिया से अनुचित मान लें एल्पियन के अनुसार। या चूँकि वो दंड के अभी हम नियम समझाएंगे, उसमें बहुत सारे नियम हैं। निश्चयात्मक विधि है दंड देने के लिए, ठीक है, और एक समान विधि है। इस और भी काफ़ी विधियाँ हम आपको बताएंगे, वो आगे की बात है। और अभी हमारे इंडिया में तो देखिए अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं जो, ठीक है, उनकी भाषा, उनके बयान और उनके आजकल जो राष्ट्रपति भाषण आ रहे हैं, आप यकीन मानिएगा कि आज की जनरेशन को, जो लॉ के छात्र हैं या जो लॉ कर चुके हैं या जो वर्तमान में एडवोकेट हैं या अधिकारीगण हैं, वास्तव में मुझे नहीं लगता है कि कोई उनकी बातों से प्रभावित नहीं होता और राष्ट्रपति महोदया की, लेकिन मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, बहुत ज़्यादा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे इंडिया को इतनी ज़्यादा अच्छी और सच्ची राष्ट्रपति मिली है। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए, और कम से कम हम कानून के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कई बार तो ज़मीनी बात कह डाली जो आज तक कोई कह नहीं पाया, उस क्षेत्र के लोगों के लिए कोई कह नहीं पाया। तो इस चीज़ों को अभी हम, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलैंड ने क्या कहा? हॉलैंड भैया बताते हैं कि ये वास्तविक कानून का औपचारिक विज्ञान है। क्या कहा है? इट इज अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है, इट इज अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड ने बताया कि इट इज अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी वास्तविक विधि का, ठीक है, औपचारिक विज्ञान है। अब इनका तो बिल्कुल हम इतनी सी ही बात को, इट इज अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इसी की हम चर्चा करते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? हटाइए, बुक की थ्योरी को ध्यान में नहीं देते। बुक की थ्योरी तो अलग बात बोलेगी, वो फिर हम बाद में आपको समझा देंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना होगा, लेकिन पहले हम माइंड में रीड कर लेते हैं ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा, इतनी सी बात का मतलब क्या है। एक बार हम इसका हिंदी में भी मतलब निकाल के फिर आपको बताते हैं, ठीक है। वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान, समझ में आ गया होगा वास्तविक विधि ये किसको कह रहे हैं, ठीक है। औपचारिक मतलब ये होता है बस ऐसे ही काम चलाओ, ठीक है, और विज्ञान तो मतलब वास्तविक जो विधि है लॉ की, ठीक है, उसका मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई काम चलाने वाला ये विज्ञान है, ये नहीं होता तो फिर हम इसकी दंड की खोज नहीं कर पाते, न्याय की खोज नहीं कर पाते, या भाई ठीक है। बाकी ये साइंस नहीं है, इनका ये मतलब है कहने का, बाकी ये साइंस नहीं है मना भी नहीं किया, ये कहा है, लेकिन औपचारिक इस चीज को समझ लें। क्या कहा है हॉलैंड भाई साहब ने? इट इज अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इस संबंध में ये भी लिखा हुआ है कि विधि शास्त्र उन सामान्य कानूनों का वो पार्थिव भाग है जो सामान्य रूप से
विभिन्न देशों में है, बल्कि यह तो मानव शास्त्र के उन संबंधों का औपचारिक विज्ञान है जिसका संबंध साधारणता तथा सभी कानूनी प्रक्रियाओं से हुआ करता है। मतलब समझे आप इस बात को? क्या कहा इसने कि औपचारिक विज्ञान है जिसका संबंध साधारणतः, यानी मूल रूप से लगभग साधारणता का मतलब है लगभग सभी कानूनी प्रक्रियाओं से हुआ करता है। भाई कोई भी लॉ है बिना जूरिस्प्रूडेंस का के उद्देश्य के बिना, जूरिस्प्रूडेंस का उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण, ठीक है, आदमी का भला कैसे हो, आदमी की स्वतंत्रता जो है छीड़ कैसे ना हो पाए, उसके लिए मूल उद्देश्य जूरिस्प्रूडेंस का यही है कि कोई भी नागरिक है उसके साथ अन्याय ना हो। ठीक है, उद्देश्य क्या है उसका? तो उसके साथ अन्याय ना हो, और उसके न्याय पाने के लिए कौन कौन से कानून बना रहे हैं आप? IPC, CRPC, CPC, इन तमाम चीज़ें, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आप कुछ भी बनाते रहिए, इसके लिए कोई बात नहीं किया है जूरिस्प्रूडेंस ने। बात तो इस बात के लिए किया है कि उसे उसके साथ अन्याय ना हो, किसी भी नागरिक के साथ। यदि अन्याय होता है तो फिर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही क्या है? ये सब चीज़ों का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्यों आप पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए विशेषतः कहा गया। अब भाई पहले तो उनका कोई था, नागरिकों का कोई ना कोई तो था ही भाई, जमींदारी थी, ठीक है, कोई मुखिया होता था, नहीं होता था तो राजा होता था, सम्राट हुआ करते थे, क्राउन होते थे। अभी कुछ नहीं है, अब खाली जूरिस्प्रूडेंस के भरोसे है देश, और यानी कि लॉ के भरोसे है। अपने अपने देश का अलग अलग कानून हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, और अन्याय ना हो का मतलब क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस का उद्देश्य है। ठीक है, तो वास्तविक मैं आपको समझा रहा था कि इसमें मैंने आपको बताया था जो नियम रूप है कि नियम के द्वारा क्रमबद्ध रूप से संचालित किए जाते हैं। इस प्रकार जो है विज्ञान भौतिक विज्ञान से भिन्न है। अभी ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हॉलैंड भाई साहब बता रहे थे सभी कानूनी प्रक्रियाओं से। देखिए, मैं पहली बात बता रहा था, हॉलैंड में संबंधों का औपचारिक विज्ञान जिसका संबंध साधारणतः सभी कानूनी प्रक्रियाओं से हुआ करता है। मतलब सीधी बात यह है कि हॉलैंड का मतलब साफ तौर पे ये कहना है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। वास्तविक विधि का औपचारिक जो है वो विज्ञान है, और इसके अलावा कुछ उनका खास कहना नहीं है। बस कहना इतनी है कि सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो बिना विधि शास्त्र के नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल बात सही भी है भाई, जब तक विधि शास्त्र नहीं होगा, नैतिकताएं नहीं होंगी, और एक उद्देश्य पता नहीं होगा कि हम किसके लिए कानून बना रहे हैं। वो कानून का तो यही उद्देश्य मालूम है कि विधि शास्त्र बता रहा है कि लोगों के कल्याण के लिए बनाइए, आप नागरिकों के कल्याण के लिए बनाइए, ये नहीं कि किसी को अन्याय मिले। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कानून बनाया गया, और बाद में सभी चीज़ों जो भी कानून आपने बनाया IPC, CPC, सभी जो है विधि शास्त्र के उद्देश्य से ही निकल के सामने आई हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब उन्होंने औपचारिक विज्ञान क्यों कहा, इसके बारे में थोड़ा सा रह गया था, तो हम इसको बता देते हैं। हॉलैंड का ये बना रहे, सामंड को हटा देते हैं। तो अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे कि साइंस ऑफ, इट इज अ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ क्यों कहा है उन्होंने। ठीक है, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ क्यों कहा है, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ क्यों कहा है उन्होंने कि इस शास्त्र के उन नियमों का अध्ययन समाविष्ट नहीं है जो स्वयं पार्थिव संबंधों से उत्पन्न नहीं हुए, अपितु इसमें उन संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है जो वैध नियमों द्वारा क्रमबद्ध रूप से संचालित किए जाते हैं। इस प्रकार ये विज्ञान भौतिक विज्ञान यानी कि मैटेरियल साइंस से भिन्न है। देखिए, औपचारिक विज्ञान इन्होंने इसलिए कहा गया है कि इन्होंने जो लोगों की जैसे कि जो संबंध हैं, किसी भी पार्थिव संबंध है, शारीरिक संबंध है, या किसी से कोई भी खूनी संबंध है, आप ऐसा मान के चलिएगा कि औपचारिक विज्ञान क्या है। औपचारिक विज्ञान का मतलब आप साफ समझ लें कि काम चलाओ, ठीक है ना, धक्का प्लेट औपचारिक, और फिर विज्ञान। तो
हॉलैंड ने साफ इस चीज को बताया कि वास्तविक विधि का मतलब है वह विधि जो वास्तव में है, ठीक है, और उसकी औपचारिक मतलब काम चलाने वाली बात उसका। अब औपचारिक विधि क्या है? औपचारिक विधि तो वही हुई ना कि आपने कर्म किया कोई भी गलत काम, फिर उसके जो है ट्रायल हुआ विधियों के अनुसार, ठीक है, वास्तविक विधि वही कहलाएगी। बाकायदा आपको पुलिस ले जाए, फिर आपको कोर्ट में पेश करे, फिर आपको जेल जाए, फिर आपका ट्रायल मुकदमा हो, बाद में आपको, ठीक है, कोई भी केस में आपका चोरी डकैती लूट मार छनैती जो भी है इन सब में वो वास्तविक विधि है। लेकिन औपचारिकता ये है कि भाई अगर विज्ञान इसलिए है क्योंकि यदि यह नहीं होता तो खोजी कैसे होती के इतना औपचारिक इतना है सिर्फ, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही बताया गया है। अब नेक्स्ट भाई साहब आ गए हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर कल देखते हैं, ठीक है। ऑस्टिन को और समझ लेते हैं। तो अभी हमने हॉलैंड को समझ लिया। हॉलैंड ने कहा है कि चूंकि वास्तविक विधि के औपचारिक विज्ञान बताया, बस खाली और कुछ नहीं बताया, है ना। तो अभी हम जो है ऑस्टिन को और पढ़ लेते हैं। चक्कर ये है ना कि हमारे इंडिया की कोई भी चूंकि विधि शास्त्री हुए नहीं है, जितने भी हैं सारे ऑस्टिन, अल्पियन, शामंड, हॉलैंड, ठीक है। तो ये थोड़े से नाम आपको रटने होंगे और बाकी ऐसा कुछ नहीं, बस बाकी सब माइंड रीड करना होगा। तो अब हम ऑस्टिन को पढ़ रहे हैं। ऑस्टिन कह रहे हैं कि वास्तविक विधि का दर्शन, ये लो पहली हल हो गया। क्या कहा इन्होंने? वास्तविक विधि का दर्शन, ये कहा। इस चीज को याद रख लो, बस खाली पूरी डेफिनेशन ही हो गई। क्या कहते हैं ऑस्टिन? वास्तविक विधि का दर्शन। भाई वास्तविक विधि क्या है? ये मानी कि आपका जो है किसी भी अपराध को किया गया है, XYZ कोई भी अपराध ले लें आप, फॉर एग्जाम्पल चोरी छनैती डकैती मर्डर, वो वास्तविक विधि के अंतर्गत ही उसे दंड मिलेगा जो वास्तविक विधि है। जैसे कि IPC है, कौन सी धारा लगेगी? किसी ने मर्डर किया है, हत्या है, 302, ठीक है। अब उसका ट्रायल कैसे किया जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता जो है, ठीक है, CRPC के अंतर्गत। तो CRPC के अंतर्गत ट्रायल किया जाएगा, हो सकता है जमानत भी दे दी जाए, ठीक है। आगे चल के कोई भी आरोपी है, फिर उसे हो सकता है कि जमानत के बाद में उस केस में कुछ मिले ना, या तो उसे बरी कर दिया जाए। उसे बरी कैसे किया जाएगा? उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट भी आएगा सामने, साक्ष्य चलेगा उसमें। नेक्स्ट, अगर दंड दिया जाता है तो दंड दिया जाएगा। तो उसे इन सारी प्रोसीज को, इन सारी जो CRPC है, IPC है, एविडेंस एक्ट है, ये तो वास्तविक विधि के अंतर्गत आ गई ना, ये वास्तविक विधि। अब उनका ये दर्शन है, कौन कह रहे हैं जी? ऑस्टिन कह रहे हैं। रुक, कोई टेंशन, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करें और आप अपने क्वेश्चन करें। कमेंट तभी करें जब आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है ना। और ऐसे तो फिर बहुत से कमेंट आते हैं, तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चनों को ध्यान दूंगा। और बाकी अब हमारे लिए 2 लोग रह गए हैं। हालांकि एक ऑस्टिन के बाद में मैं एक चीज़ का नाम और ले दूँगी। क्या है कि एक और बड़े भाई साहब आए हैं। ऑस्टिन ने क्या कहा कि जो वास्तविक विधि है उसी का ये दर्शन है। आप भी कह सकते हो ये बात, तो ठीक है। कि अगर जो है जूरिस्प्रूडेंस नहीं होता तो साहब वो CPC जो भी है, CPC है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, अदरवाइज जो भी है, तो उन सबको कहाँ से मिला? उनका ये आप ये कह लें वो दर्शन है। कौन है? विधि शास्त्र ही दर्शन है ना। विधि शास्त्र सब चीज़ों का दर्शन है, वही ग्रंथ है एक टाइप का। विधि शास्त्र, शास्त्र ही मतलब जैसे है ना। तो हमारी भी बात, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे शास्त्र हैं, ऐसी भी विधि में भी ये शास्त्र है जिसे विधि शास्त्र कहते हैं और जिसे जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इट क्लियर? तो अब लेकिन उन्होंने इतनी छोटी बात कही है, कितनी छोटी बात कही है कि वास्तविक विधि का ही तो दर्शन है। क्या? विधि शास्त्र। वास्तविक विधि ये है जिससे दंड देते हैं, न्याय देते हैं, ट्रायल चलाते हैं, मूल्यों को पकड़ते हैं या छोड़ देते हैं, या
तो वो वार्षिक विधि उसका ही ये दर्शन है। कौन? विधि शास्त्र। तो ये ऑस्टिन ने कहा। अब एक दूसरे भाई साहब हुए जिनका नाम है बकलैंड। क्या नाम है? बकलैंड। सीधी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बकवास करेंगे बकलैंड साहब, है ना। बस बकलैंड साहब का जितना काम था बकवास करना, उन्होंने कर दिया। बकवास क्या की? जैसे कोई काम अच्छा कोई करे ना, तो उसके पीछे एक दूसरा आदमी होता है, वो बकवास करेगा, उसका और कोई काम नहीं है। तो ऐसे बकवास करने वाले आदमी को हम केवल बकलैंडी कहेंगे, ठीक है। हालांकि इनको कह देना गलत होगा, ये एक बहुत अच्छी विधि शास्त्री हैं, ठीक है। इन्होंने बस केवल इतना कहा है कि जो ऑस्टिन ने जो परिभाषा दी है वो बहुत ही संकुचित और बहुत ही छोटी है। क्या कहा है? बहुत ही छोटी परिभाषा है, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ बकलैंड ने, मैं लिख देता हूँ आप समझ लीजिए। बकलैंड ने क्या कहा है कि ऑस्टिन की परिभाषा बहुत ही संकुचित है, ठीक है। लेकिन समर्थन भी किया है, लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया कि ठीक है जो कुछ भी कहा है सही कहा है, लेकिन थोड़ा कम कहा है, लेकिन छोटा है, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने कहा है। आप समझ लो कि बकलैंड साहब ने बकवास करी है, बस साफ बात, ठीक है। ऑस्टिन की परिभाषा पे बकवास की है। उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ कहा है थोड़ा कम कहा है, संकुचित कहा है, कम कहा है, और इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कहना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है ना। ये बस बकलैंड साहब ने बकवास करते और इनकी परिभाषा खत्म हो गई है। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल, और जिसमें हम कल पढ़ेंगे विधि शास्त्र का महत्व, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे विधि शास्त्र का महत्व। और ठीक आप जो है शाम को ये 4 बजे जो है वहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे वीडियो को, तो शाम को 4 बजे कल आप जुड़ जाइएगा। तो हम कल पढ़ेंगे महत्व इसका। क्या पढ़ेंगे? विधि शास्त्र का महत्व, कि इसका महत्व क्या है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा निसंकोच, और बिल्कुल पढ़िए। अपन लोग तैयारी करते हैं और बेहतर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल विधि शास्त्र का महत्व पढ़ेंगे। आज जो भी समझ में नहीं आया हो, हालांकि आज शुरुआत थी आपके विधि शास्त्र की, तो अब आपके विधि शास्त्र की शुरुआत की गई है। इससे पहले तो क्योंकि मैं हिंदू लॉ देखता हूँ, ज़्यादातर हिंदू लॉ को मैं पढ़ा रहा था पहले, लेकिन अब ठीक है आप विधि शास्त्र करिए। ओके, मिलते हैं कल। गुड बाय।